हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 75th डेथ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। जी हाँ, आज से 2 दिन पहले यानी कि 30 जनवरी को वही दिन था जिस दिन महात्मा गांधी का असैसिनेशन कर दिया गया था। जो साल था वो एग्जैक्ट डेट थी 30 जनवरी 1948। आज से ठीक 75 साल पहले दिल्ली के बिरला हाउस में जब गांधी जी प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे तो रास्ते में नाथूराम विनायक गोडसे ने उनका रास्ता रोका और उनकी 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी। अब उन्होंने उनकी हत्या क्यों की, इस वीडियो में हम उसको भी देखेंगे और गांधी जी के अर्ली लाइफ के बारे में भी थोड़ा जानेंगे, विनायक गोडसे के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में पूरा जो डिटेल है गांधी जी की कैसे डेथ हुई थी उसको देखेंगे। तो सारा हम इसमें कवर करते हुए चलेंगे, जितना भी आपके जानने के लिए जरूरी है, इंफॉर्मेटिव नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है। अब ये वीडियो किसके लिए इम्पोर्टेंट है, इसके लिए कोई क्राइटेरिया मैंने सेट नहीं किया है। जिस किसी को भी इंफॉर्मेशन चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड वो इस वीडियो को देख सकता है। मैंने अपने चैनल पे नया सेक्शन स्टार्ट करा है करंट इवेंट एंड एनालिसिस करके। इसमें जितने भी हमारे रोज के जो डेली करंट अफेयर्स होते हैं, जो भी इश्यूज होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, उनके ऊपर इस सेक्शन में वीडियोस आएंगे जिन पे हम उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानेंगे, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी इसमें जानेंगे। तो इसकी जो प्लेलिस्ट है वो मैंने उसमें बना दी है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, उसको सेव कर सकते हैं आप वहां से जाके। तो अपने इसको स्टार्ट करते तो हम इस दिन को शहीद दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं 30 जनवरी, एक जिस दिन गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था, और 23 मार्च जिस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा फांसी दी गई थी। ये 2 दिन है जिनको शहीद दिवस के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं, मनाते हैं। तो बेसिकली इस दिन उन सभी शहीदों को भी एक तरह से श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने अपने देश के लिए, हमारे देश के लिए बलिदान दिया है और शहीद हुए, उन सबको इसमें श्रद्धांजलि दी जाती है। ये डे इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इम्पोर्टेंस ऑफ मार्टियर्स डे या शहीद दिवस, तो इन फोटोज से आप पता लगा सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश की जो प्रेसिडेंट है वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, और ये हमारी दिल्ली के माननीय चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी राजघाट पे गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि गांधी जी का इस दुनिया में इस तरह से असैसिनेशन होना कितनी बड़ी घटना उस समय पे थी। तो आगे इसमें देखते हैं। तो देखो, हमारा अगला मन में सवाल बनता है कि हाउ महात्मा गांधी वॉज किल्ड, मतलब महात्मा गांधी कैसे मरे थे, उस दिन क्या हुआ था, पूरा उस दिन उन्होंने कैसा अपना दिन व्यतीत किया था, और कैसे जो गोडसे, नाथूराम विनायक गोडसे थे, वो कैसे उन्होंने गोली मारी, सिक्योरिटी का इंतजाम क्यों नहीं था, उन्हें सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई थी। ये भी एक दिमाग में सवाल आता है ना कि महात्मा गांधी जो पूरे दुनिया में फेमस थे, उन्हें सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई। जब हमारा देश आजाद हुआ, 1948 की बात है, देश आजाद हो चुका था, होम मिनिस्टर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, प्रधानमंत्री हमारे श्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो उन्होंने गांधी जी की प्रोटेक्शन के लिए कुछ क्यों नहीं किया, क्योंकि इससे पहले भी उनके ऊपर अटैक हो चुके थे और सेम इन्हीं लोगों ने अटैक किया था। नाथूराम गोडसे हो गए, और ये कोई पहावा करके थे वो हो गए, और भी लोग थे, इनकी लिस्ट आएगी अभी सामने, जो भी कन्विक्ट हुए थे उस टाइम पे इस कॉन्स्पिरेसी में, षड्यंत्र में, उनकी लिस्ट अभी आगे मैंने इसमें डाल रखी है। तो बेसिकली ना सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम थे, कैसे वो आए उन्हें उनकी हत्या कर दी गांधी जी की। तो हुआ क्या था, देखो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिनसे आपको जो भी मैं आपको एक स्टोरी टाइप में बताऊंगा तो समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। देखो, गांधी वॉज शॉट ऑन 30th जनवरी 1948 बाय नाथूराम विनायक गोडसे। जो गोली मारी गई थी, 3 गोलियां मारी गई थी, एक गांधी जी के पेट में मारी गई थी और 2 गांधी जी के
चेस्ट में मारी गई थी। 3 गोलियां चली थी जो नाथूराम विनायक गोडसे ने चलाई थी। अब क्या सिर्फ नाथूराम विनायक गोडसे इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे? उन्होंने गोली चलाई थी, लेकिन उसके पीछे और भी कई लोग थे जिनको आरोपित करके उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी। लेकिन मेन नाम जिसका आता है वो आता है नाथूराम विनायक गोडसे का। तो समय क्या हो रहा था जिस टाइम पे गोली चलाई गई थी? तो एक तो लोकेशन क्या थी? लोकेशन दिल्ली की थी, बिरला हाउस। दिल्ली में ही एक हवेली टाइप का है बिरला हाउस। उसी बिरला हाउस के वेस्ट साइड में 2 कमरे गांधी जी को रहने के लिए मिले हुए थे। उन 2 कमरे, साधारण से 2 कमरे थे, उसमें गांधी जी रहा करते थे, अपना जीवन उसमें व्यतीत कर रहे थे। तो उससे पहले गांधी जी जहां रहा करते थे वो जगह गांधी जी से रिक्वेस्ट की गई, तो वो शरणार्थी जो पाकिस्तान से आए थे उनको दे दी गई थी। तो फिर वहां से गांधी जी शिफ्ट होके आ गए थे बिरला हाउस में। अब गांधी जी बिरला हाउस के पीछे एक गार्डन था, वहां पे जो वो प्रार्थना सभा किया करते थे वो उसका आयोजन करते थे, और उसमें सैकड़ों लोग उनसे मिलने आते थे, बात करने आते थे प्रार्थना में। तो दिन था 30 जनवरी का। वो गांधी जी से मिलने के लिए आए हुए थे शाम के टाइम। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके साथ किसी मुद्दे के ऊपर उनकी मीटिंग चल रही थी। अब मीटिंग जो थी थोड़ी, गांधी जी 5 बजे के टाइम पे प्रार्थना के लिए निकल जाते थे, लेकिन उस टाइम क्या हुआ, थोड़ा सा मीटिंग में लेट हो गया। उनके साथ जो मीटिंग चल रही थी उसमें थोड़ा सा लेट हो गया। तो गांधी जी करीब 5:05 पे उसके लिए प्रेयर के लिए निकले। और प्रेयर जो होती थी वो जो बिरला हाउस है उसके पीछे वाले गार्डन में वहां पे होती थी। वहां एक मंच टाइप का बना हुआ था, वहां पे गांधी जी बैठते थे, अपने जो थे प्रार्थना वगैरह करते थे। वहां काफी सारे लोग भी इकट्ठे होते थे। तो गांधी जी जल्दी जल्दी में जा रहे थे, 5:05 का टाइम हो रहा होगा। तो उस टाइम पे भीड़, वहां पे काफी सारी भीड़ थी। तो उस भीड़ में से एक व्यक्ति निकल के आता है खाकी ड्रेस में, हाथ जोड़ रखे हैं उसने, हाथ जोड़ रखे हैं। और उनके गांधी जी के साथ में उनकी जो 2 नीस थी यानी भतीजियां थी, मनुबेन गांधी और आभा गांधी, ठीक है। तो उनका सहारा लेकर के वो गांधी जी अपने थोड़ा जल्दी जल्दी में चल रहे थे। तो नाथूराम विनायक गोडसे भीड़ में से निकल के आते हैं, हाथ जोड़ रखे हैं, गांधी जी को प्रणाम करते हैं। और फिर मनुबेन गांधी उनकी एक किताब है लास्ट ग्लिम्पसेस ऑफ बापू, उसमें भी ये पूरी स्टोरी उन्होंने लिखी हुई है। तो मनुबेन गांधी उनको बोलती है कि भाई गांधी जी बापू को पहले से ही बहुत देर हो रही है, उनको और शर्मिंदा मत करो, उन्हें जाने दो। तो इतना मतलब उन्होंने बोला है। उसके बाद नाथूराम विनायक गोडसे ने मनुबेन गांधी को धक्का दिया है, मनुबेन गांधी नीचे गिर गई, और जो नाथूराम गोडसे उन्होंने अपनी रिवॉल्वर निकाली, स्मॉल बेरेटा, और 3 शॉट फायर करे। तो 3 शॉट में से एक शॉट लगा जो गांधी जी के नाभि के 2 इंच ऊपर, और 2 शॉट लगे उनकी चेस्ट में। और जैसे ही वो शॉट लगे वैसे ही गांधी जी क्या हुए, जमीन पे गिर गए, चारों तरफ खून ही खून। और जो वो वहां पे जो लोग मौजूद थे वो एकदम शॉक रह गए कि कोई व्यक्ति गांधी जी जैसे महान आदमी को कैसे मार सकते हैं, कैसे एक आदमी की गांधी जी जैसे इंसान से दुश्मनी हो सकती है, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ सत्य और अहिंसा का पाठ दुनिया को सिखाया और उसी को फॉलो करा, कभी कोई हथियार नहीं उठाया। तो कैसे कोई इंसान गांधी जी को मार सकता है? सब लोग वहां पे एकदम हैरान हो गए, देख रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया यहाँ पे। ये तो अब किसी ने ये नहीं सोचा कि इस इंसान ने गांधी जी को मारा तो हम इसे पकड़े। सब लोग इतने शॉक में रह गए। तो एक व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले चार्ज किया नाथूराम गोडसे की तरफ उन्हें पकड़ने के लिए, ठीक है। वो व्यक्ति कौन थे? वो एक अमेरिकन थे, उनका नाम अभी आएगा। कौन थे जिन्होंने नाथूराम गोडसे को पकड़ा, उनका नाम अभी आगे आएगा। पहले एक इंफॉर्मेशन हो रहा है कि अकॉर्डिंग टू सम अकाउंट्स गांधी डाइड इंस्टेंटली। कुछ जो वहां पे लोग थे या रिपोर्टर्स भी मौजूद थे, उन्होंने क्या बताया कि जो गांधी जी थे गोली लगने के तुरंत बाद उनकी डेथ हो गई थी। और कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें वहां से उठा करके उनके जो रूम था या वहां पे कोई जो बेडरूम था वहां पे उन्हें वापसी लेके आया गया, और वहां पे जो है गीता का, उनकी भतीजों के द्वारा गीता का पाठ किया गया, और आधे घंटे के या 15-20 मिनट के बाद उनकी डेथ हुई। तो इन अकाउंट्स में कुछ डिफरेंसेस होता है। जो अभी
आगे मैं बताऊंगा ना उनका कि हर्बर्ट रेनर करके एक अमेरिकन व्यक्ति थे जिन्होंने नाथुराम गोडसे को पकड़ा था और फिर पुलिस को हैंडओवर कर दिया था। लेकिन इसमें भी डिफरेंसेस है, कोई कहता है कि उन्होंने खुद से करा था, कोई कहता है कि किसी ने पकड़ा था, पब्लिक ने मारा था। इसमें भी काफी सारे अकाउंट्स में अलग अलग बातें बताई जाती हैं। तो जो भी बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें से आपको जो ठीक लगे आप देखो। उस टाइम पे न्यूज़पेपर्स में भी जो है ये बात आई थी, गांधी शॉट डेड, गांधी जी को गोली मार दी गई। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे इस फोटो में ये पंडित जी दिख रहे हैं यहाँ पे, ये गांधी जी को ले जाया जा रहा है एक ऑनर के साथ। हजारों लाखों लोगों की भीड़ आई थी उस टाइम पे उनकी अंतिम यात्रा के लिए। हाँ, तो इसमें यही था कि गांधी जी को कमरे में ले जाया गया। दो इसमें बातें थी कि इंस्टेंटली वहीं पे डेथ हो गई या फिर उनको रूम में ले जाया गया, उसके बाद 10-15 मिनट के बाद वहां पे डेथ हुई। और एक बात तो जो लास्ट वर्ड्स बताए जाते हैं महात्मा गांधी ने क्या बोले थे, गोली जब लगी थी तो बताया जाता है कि उन्होंने हे राम बोला था। लेकिन इसमें भी दो बातें होती हैं। जो वहां पे कोई व्यक्ति खड़े थे जो गांधी जी के साथ काफी टाइम से थे, उन्होंने बताया कि गांधी जी गोली लगने के बाद हे राम बोल ही नहीं सकते थे। मतलब किसी इंसान की गोली लगी है तो मुंह से कोई वर्ड कैसे निकलेगा। तो इसमें भी दो तरह की बातें सामने आती हैं। तो इसमें आगे देखो, हाँ, इसमें हम थोड़ा सा जानेंगे कि गांधी जी की अर्ली लाइफ के बारे में, कि गांधी जी कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, उन्होंने क्या क्या थोड़ा बहुत लाइफ में किया। इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा बहुत उनकी अर्ली लाइफ के बारे में जानेंगे। तो गांधी जी का जो जन्म था वो हुआ था 2 अक्टूबर, सबको पता है गांधी जयंती मनाई जाती है। साल क्या था? साल था सर 1869। ठीक है, 1869 में एक बनिया फैमिली में उनका जन्म हुआ था, पोरबंदर में। पोरबंदर में, हाँ, पोरबंदर में एक कोस्टल टाउन था काठियावाड़ का। ठीक है, पोरबंदर कोस्टल टाउन ऑन द काठियावाड़। काठियावाड़ एक वहां पे जो उस टाइम पे बोल सकते हैं प्रिंसली स्टेट था, और वहां पे पोरबंदर जो एक टाउन था वहां पे उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी। वो क्या थे? वहां के चीफ मिनिस्टर थे। चीफ मिनिस्टर को उस टाइम पे बोला जाता दीवान। जो काठियावाड़ स्टेट था वहां पे वो चीफ मिनिस्टर थे। उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर को दीवान बोला जाता था। सारा वहां पे वो कार्यभार उसका संभाला करते थे करमचंद गांधी जी। उनकी माता जी का नाम क्या था? सबको पता है, बचपन से किताबों में बताया जाता है, पुतली बाई, है ना। तो उनकी माता जी जो थी हाउस वाइफ थी और थोड़ी धार्मिक महिला थी। तो इसमें आगे थोड़ा सा देखते हैं गांधी जी के बारे में। इन 1874 Gandhi's father left Porbandar for the smaller state of राजकोट। ठीक है, फिर गांधी जी के पिताजी और गांधी जी की पूरी फैमिली 1874 में कहां पे शिफ्ट हो जाती है? राजकोट में। अब 9 साल की उम्र में गांधी जी का दाखिला राजकोट के एक जो लोकल स्कूल होता है वहां पे करा दिया जाता है। फिर उसके बाद ये देखो, ये गांधी जी का पूरा फैमिली चार्ट इसमें दिखाया हुआ है। ये हमारे मोहनदास गांधी, ये कस्तूरबा गांधी, गांधी जी की वाइफ। इनकी शादी भी बहुत अर्ली एज में हो गई थी, 13 साल की उम्र में इनकी शादी करा दी गई थी। और जो इनकी वाइफ थी कस्तूरबा गांधी, इनकी जो एज थी वो 14 ईयर्स बताई जाती है। ठीक है, और इनके ये गांधी जी के पिताजी मिस्टर करमचंद गांधी, माता जी पुतली बाई, और ये गांधी जी के 4 बेटे। सबसे बड़े बेटे हरिलाल। ये हरिलाल का जन्म जब हुआ था जब गांधी जी लंदन के लिए निकल रहे थे, उसी साल इनका भी जन्म हुआ था। ये इनका जन्म हुआ और गांधी जी लंदन के लिए अपनी जो लॉ की पढ़ाई के लिए थे फिर वो चले गए थे। दूसरे बेटे का नाम था मणिलाल, और तीसरे बेटे थे रामदास, और चौथे बेटे देवदास। देवदास जो थे सबसे छोटे बेटे थे। तो देवदास जो थे उनके सबसे छोटे बेटे थे। और उसके बाद ये मैंने बता दिया, 9 साल की उम्र में जो थे गांधी जी का एक लोकल राजकोट के एक लोकल स्कूल में एडमिशन करा दिया था। और 11 साल की उम्र में उन्होंने हाई स्कूल ज्वाइन किया था जिसका नाम क्या था? एल्फ्रेड हाई स्कूल। 11 साल की उम्र में जो उन्होंने स्कूल ज्वाइन करा था उसका नाम क्या था? एल्फ्रेड हाई स्कूल। ठीक है, फिर 1883 में
13 साल की उम्र में गांधी जी की शादी करा दी जाती है। गांधी जी की शादी कराई जाती है 1883 में, 13 साल की उम्र में। और जो उनकी वाइफ थी वो 14 इयर्स की थी और उनका नाम क्या था, कस्तूरबा कपाड़िया। उसके शादी के बाद तो कस्तूरबा गांधी हो गया था, उससे पहले था कस्तूरबा माखनजी कपाड़िया। फिर उसके बाद 1883 में शादी होती है। 1888 में गांधी जी लंदन चले जाते हैं लॉ की पढ़ाई के लिए और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में दाखिला लेते हैं और अपनी लॉ की पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। 3 साल गांधी जी लंदन में ही बिताते हैं। उसके बाद कुछ समय के लिए वापसी आते हैं और जब वापसी आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी माता जी का देहांत हो चुका है। उनके पिताजी का पहले ही देहांत हो गया था। फिर उसके बाद गांधी जी साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। साउथ अफ्रीका कब जाते हैं गांधी जी? 1893 में। देखो 1888 में वहां गए लंदन, फिर 1888 से 1891 तक रहे, 1892 तक के करीब तक रहे वहां पे लंदन में, क्योंकि आने जाने में भी करीब 3-4 महीने लग जाते थे। और 1893 में चले गए साउथ अफ्रीका, मतलब इंडिया में ज्यादा रहे नहीं गांधी जी। फिर 1893 में गांधी जी वहां चले गए अफ्रीका। उसके बाद 1915 एक लंबे समय तक गांधी जी कहाँ रहे? अफ्रीका में गए, 1 साल के लिए थे। वहां पे कोई मिस्टर अब्दुल्ला थे, उनके कजन का लॉयर के काम से गए थे, लॉयर के उससे, लेकिन 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे गए थे। लेकिन वहां कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस बने कि उन्हें वहीं रुक जाना पड़ा। अब वहां पे होता क्या था कि वहां पे रंग भेद बहुत ज्यादा था। ब्रिटिश की वहां पे गवर्नमेंट थी और रंग भेद वहां पे बहुत ज्यादा हुआ करता था। तो कुछ ऐसे इंस्टेंस जो थे गांधी जी के साथ भी हुए। जैसे एक था जब वो प्रिटोरिया के लिए जा रहे थे, तो ट्रेन में जा रहे थे, तो फर्स्ट क्लास से सफर कर रहे थे, तो वहां का जो गार्ड था उन्होंने मतलब थोड़ा इंसल्ट करके उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। ऐसे कुछ इंस्टेंस हुए थे। एक बार जो थे सिक्रम से जा रहे थे, घोड़ा गाड़ी से जा रहे थे, तो वहां पे घोड़े गाड़ी में जो एक कोई गोरा व्यक्ति था उसने गांधी जी को किसी बात पे बहुत मारा भी था। खुद अपनी जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है उसमें उन्होंने लिखा हुआ है ये बात कि मेरे को उस व्यक्ति ने काफी घूंसे, लात, थप्पड़ सब मारा। तो ऐसे कुछ इंसिडेंट्स के साथ होते। वहां पे जो था फुटपाथ में चलना मना था, कि जो वहां के जो लोग थे उनके लिए गोरों ने फुटपाथ पे चलना बंद कर रखा था। अब जो हम इंडियन से हम भी थोड़ा ब्लैक टाइप में आ जाते हैं, उन अंग्रेजों के लिए तो सब ब्लैक है ना। तो गांधी जी चल रहे थे, तो वहां एक सिक्योरिटी गार्ड था, फुटपाथ पे से उनको लात मार के नीचे गिरा दिया। अब बेचारे गांधी जी क्या करते, वहां कोई उनके दोस्त थे मिस्टर कोट्स करके, वो आए तो उन्होंने बात वहां पे फिर सेटल करवाई। तो ऐसे कुछ इंस्टेंस हुए थे। तब गांधी जी का वहां साउथ अफ्रीका में रुकना कैसे हुआ? तो बात ऐसी हुई थी कि जब गांधी जी के जाने का टाइम आया तो उनके लिए अब जो ये वहां के उनके दोस्त थे उन्होंने एक फेयरवेल अरेंज करा। अब फेयरवेल में कैसे करके गांधी जी के हाथ में एक न्यूज़पेपर लग गया और उस न्यूज़पेपर में खबर क्या थी कि कुछ कानून पास करे थे साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां पे थी साउथ अफ्रीका में। उन्होंने कुछ पॉलिसीज बनाई थी जो काफी हद तक अगेंस्ट थी वहां पे रहने वाले इंडियंस के लिए, मतलब उसमें काफी भेदभाव वाली पॉलिसीज बनाई थी। तो अब उन पॉलिसीज को देख करके वहां के लोगों ने, गांधी जी वहां पे काफी एक्टिव थे इन सब चीजों के लिए, तो वहां पे देख करके उन्होंने कहा गांधी जी से कि आप रुक जाइए, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। तो गांधी जी ने कहा ठीक है, मैं 1 महीने के लिए रुक जाता हूँ। तो लेकिन वहां पे काम ऐसा चलता गया, उन्होंने वहां पे नेटाल कांग्रेस की स्थापना भी करवाने में एक महत्वपूर्ण रोल निभाया। तो फिर उनका वहीं पे काफी समय तक रुकना हो गया। वो वहां पे जेल भी गए कई बार। ठीक है। इन साउथ अफ्रीका गांधी फाइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो स्किन कलर को लेकर के वहां पे भेदभाव हुआ करता था। और गांधी हेल्प्ड फाउंड द नेटाल इंडियन कांग्रेस इन 1894। देखो 1893 में वहां गए, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने ही वाला था, लेकिन वहां पे उस वजह से उन्हें रुकना पड़ा। और 1894 में उन्होंने स्थापना करी नेटाल इंडियन कांग्रेस की।
अब नेटाल इंडियन कांग्रेस काम क्या करती थी? अब इंडियंस का नाम आ रहा है तो जो वहां पे रहने वाले भारतीय थे उनके वेलफेयर के लिए वो काम करती थी। कोई भी पॉलिसीज अगर वहां पे ऐसी उनके खिलाफ बनाई जाती थी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करा किया करती थी। ठीक है। अब देखो गांधी वापस कब आए? गांधी वापस आए 1915 में, और आते ही क्या ज्वाइन कर लिया? इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1915 में भारत लौटे और उन्होंने क्या ज्वाइन करा? इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करा। अब देखो हमारा नेक्स्ट दिमाग में सवाल आता है, अब नाथूराम गोडसे ने गोली तो मार दी है ना, अब उसके बाद गोली मारने के बाद उनका क्या हुआ? नाथूराम गोडसे ने गोली मारी, गांधी जी जमीन पे गिर गए, खूनम खून हो गया सब जगह। उसके बाद क्या? गोडसे वहां से भाग गए या उन्हें पकड़ लिया गया, मारा पीटा, ऐसा क्या हुआ? कुछ तो हुआ ही होगा ना। वहां पे लोग, अब इतनी भीड़, कम से कम 100-150 लोग वहां पे मौजूद थे, जिनमें से एक ये थे जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं। क्या नाम है इनका? हर्बर्ट रीनर। ये वहां पे अमेरिकन, दिल्ली में जो अमेरिकन एम्बेसी थी वहां पे काम क्या करते थे? जूनियर वाइस कौंसल थे वहां पे ये। तो एक अकाउंट जो है, मतलब कुछ वहां पे लोग मौजूद थे, ये भी बताते हैं कि इन्होंने जैसे ही, सबसे पहले इन्होंने ही रिएक्ट किया। ये गांधी जी से मिलने गए हुए थे, इन्होंने काफी सुना था गांधी जी के बारे में, तो ये उस दिन उनसे मिलने के लिए गए हुए थे। तो इन्होंने भी देखा कि एक व्यक्ति निकल के आया उस भीड़ में से और हाथ जोड़ता आया, धक्का मारा और फिर उसके बाद गोली चला दी। फिर उसके बाद इन्होंने ये चीज नोटिस करी कि सब लोग एकदम शॉक में है, ऐसे एकदम सन्न होके खड़े हुए हैं। तभी ये जाते हैं चार्ज करते हुए और नाथूराम गोडसे को कंधे से पकड़ते हैं, और जो वहां पे थोड़ी बहुत सिक्योरिटी थी 2-4 लोगों की, उनको हैंड ओवर कर देते हैं। फिर उसके बाद जो सिक्योरिटी थी नाथूराम गोडसे के हाथ में से जो उनकी गन थी उसको डिसआर्म करती है, और जो गन थी वो मैंने बताया ना अभी, वो स्मॉल बैरेटा थी, रिवॉल्वर थी, ऑटोमेटिक पिस्टल थी, हाँ रिवॉल्वर सॉरी ऑटोमेटिक पिस्टल थी। तो उसको, उनको डिसआर्म किया जाता है और फिर पुलिस स्टेशन के लिए ले जाया जाता है। लेकिन वहीं जो कुछ वहां पे मौजूद रिपोर्टर्स हैं, कुछ और दूसरे रिपोर्ट्स कहती हैं कि जो नाथूराम गोडसे थे उन्होंने खुद सरेंडर किया था, और जो थी पुलिस के लिए, उन्होंने पुलिस की डिमांड की थी कि पुलिस को बुलाओ, मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। कुछ अकाउंट कहते हैं कि वहां की भीड़ ने उन्हें पकड़ा, बहुत मारा, और इतना मारा कि सब खून वून हो गया, मतलब थोड़ा खून वून आ गया। उसके बाद पुलिस आई और उनको जो है पुलिस स्टेशन ले गई। तुगलक रोड पे शायद से कोई पुलिस स्टेशन था, वहां लेके गए थे। तो कुछ ये कहते हैं, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू सम आई विटनेसेस एंड कोर्ट प्रोसीडिंग्स, नाथूराम गोडसे वाज सीज्ड इमीडिएटली बाय विटनेस एंड एन इंडियन एयर फोर्स ऑफिसर डिस्पोज्ड हिम ऑफ द पिस्टल। एक जो इंडियन एयर फोर्स ऑफिसर थे उन्होंने उनको, जो था, उनके हाथ में से बंदूक को फेंका। तो काफी सारे लोग थे, अलग अलग तरह की बातें करते हैं। अब इनमें से कुछ भी सच हो, मेन बात ये थी कि वो वहां से पुलिस स्टेशन लाए गए, ये बात सच थी। अब बीच में 3 बातें आई कि हर्बर्ट रेनर ने पकड़ा, या उन्होंने खुद सरेंडर किया, या वहां के लोगों ने पकड़ा, उन्हें मारा पीटा। ये 3 बातें हैं कि उन्हें किसने पकड़ा। लेकिन जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो एकदम करेक्ट है कि उन्हें पुलिस स्टेशन लाया गया, उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई, ये एकदम करेक्ट है। जैसे गांधी जी की जो डेथ इमीडिएटली हुई या फिर रूम में जाने के आधे का, इसमें इन सब बातों में थोड़ा बहुत जो है डबल चलता है, 2 तरह की बातें इन बातों में चलती है। अब जब नाथूराम गोडसे ने मार दिया, रिपोर्टर्स ने पूछा, भाई तुमने इतने महान व्यक्ति को मारा, तुम्हें कोई इसके चीज का पछतावा है? तो गोडसे ने बोला, मेरे को जो मैंने किया मैंने सोच समझ के किया, मुझे इसलिए कोई पछतावा नहीं है, और मेरे को आगे की मैंने ऐसा क्यों किया वो मैं आगे अपने स्टेटमेंट में बताऊंगा, कोर्ट में बताऊंगा, यहाँ पे मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। तो ऐसा ही हुआ, उनकी जो स्टेटमेंट उन्होंने अपनी लिखी थी कोर्ट में अब सामने पेश करने के लिए, करीब ऐसी 100-150 पेज की स्टेटमेंट थी जो उन्होंने वहां पे पढ़ी, जिसको कहा जाता है कि पब्लिश नहीं किया गया था। आज भी जो हमारे पास उनके, नाथूराम गोडसे के जो विचार हैं वो बताए जाते हैं कि वो वैसे, मतलब उन कुछ वहां से
उनके जो स्टेटमेंट थे उसमें से, और कुछ उनके जो भाई थे विनायक, क्या नाम था उनके भाई का, नाम मेरे दिमाग से निकल गया, अभी आएगा आगे। उनके भाई थे जो 2005 में उनकी डेथ हुई थी, शायद से 8 में। तो उन्होंने जो बताया है उससे हमें थोड़ा बहुत पता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। और फिर जो थे नाथुराम गोडसे को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, ट्रायल चला, फेमस ट्रायल एकदम इसको कहा जा सकता है। फेमस ट्रायल कैसे, क्योंकि ये ट्रायल कहाँ पे हुआ था, 27 मई 1948 को। जनवरी में मारा था, पुलिस स्टेशन में रखा, ठीक है, थोड़ी बहुत तहकीकात वगैरह करी पुलिस ने, 8 लोगों को जो है गिरफ्तार करा गया और उनके ऊपर फिर केस चलाया गया। ये देखो, ये इसमें दिख रहे हैं ना बैठे हुए कटघरे में ये लोग, तो इनके ऊपर केस चलाया गया था। तो अब ये थोड़ा सा फेमस सा क्यों हो जाता है, क्योंकि 27 में 1948 तो 4-5 महीने हो गए थे, है ना। उसके बाद इनको क्या करा, ये सबसे पहला ट्रायल इनका चलाया गया रेड फोर्ट में। रेड फोर्ट ना दिल्ली में, लाल किला, वहां पे। और रेड फोर्ट में इससे पहले कोई कार्रवाई करवाई गई थी तो 1857 में बहादुर शाह जफर के ऊपर की गई थी, जब उन्हें वहां भेजा गया था, बंगाल भेजा गया था पेंशन पे, तो उनकी हुई थी। और इंडियन नेशनल आर्मी के जो जवान थे उनके लिए, उनके ऊपर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कार्रवाई की गई थी उसकी प्रोसीडिंग भी रेड फोर्ट में हुई थी। 3 प्रोसीडिंग्स हुई थी और इनकी हुई थी, नाथुराम गोडसे और उनके साथियों की, जो असैसिनेशन की कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। तो इनकी प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है रेड फोर्ट में, दिल्ली के रेड फोर्ट में। ये देखो, ये बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये नाथुराम गोडसे और ये बाकी के उनके साथी है। तो ट्रायल स्टार्ट होता है। ट्रायल में जज कौन है, स्पेशल जज है आत्मा चरण, ठीक है। ये जिनकी फोटो है ये आत्मा चरण नहीं है, ये तो एडवोकेट थे जो इनके खिलाफ जो थे केस लड़ रहे थे। तो जज कौन थे, आत्मा चरण थे। और जो हमारे प्रोसिक्यूशन थे वो थे चंद्र किशन दाप्तरी, ठीक है। ये हमारे क्या थे, वकील थे जो इनके खिलाफ केस लड़ रहे थे। जो इनकी ये फोटो है ना, ये इनकी है, सीके दाप्तारी की। तो ये एडवोकेट जनरल थे बॉम्बे में, बाद में ये अटॉर्नी जनरल भी बने, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल भी बने इंडिया के, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बने, फिर उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी रहे। जो लॉ के उसमें हाईएस्ट पोस्ट कही जा सकती है वो उस पे ये थे। तो उस टाइम पे ये केस लड़ रहे थे नाथुराम गोडसे और उनके साथियों के खिलाफ। और जज तो मैंने बताया आत्मा चरण। तो इनके ऊपर कार्रवाई चलती है। अब 1948 के 27 मई 1948 में स्टार्ट होता है, कार्रवाई चलती है, डिबेट होती है। नाथुराम गोडसे अपना जो है, जो स्टेटमेंट है उसको बताते हैं कि उन्होंने गांधी जी को क्यों मारा, उनके क्या विचार थे, सारी सब चीजें होती हैं। उसके बाद जो इसका फैसला होता है वो आता है 1949 में। आत्माचरण अपना फाइनल ऑर्डर पास करते हैं 1949 में, जिसमें होता क्या है, जो नाथुराम गोडसे हैं उनको तो फांसी की सजा सुनाई जाती है, जिसको नाथुराम गोडसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके लिए कुछ फाइट बैक नहीं करते। नाथुराम गोडसे को फांसी की सजा सुना दी जाती है और 2 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती है, नाथुराम गोडसे और एक और नाम था आप्टे। क्या नाम था, आप्टे, नारायण आप्टे। ये देखो, नारायण आप्टे वर सेंटेंस टू डेथ बाय हैंगिंग। ये इनको सजा सुनाई जाती है, नाथुराम गोडसे को और नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई जाती है। वीडी सावरकर जो 8 लोगों को पकड़ा था, 8 लोगों को आरोपी बता के उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी, उनमें एक वीडी सावरकर भी थे। तो वीडी सावरकर को सबूत न मिलने की वजह से छोड़ दिया जाता है और जो बाकी के होते नाथुराम गोडसे और नारायण आप्टे को तो फांसी की सजा हो गई और बाकी के लोगों को उम्र कैद की सजा हो जाती है, ठीक है। ये देखो, ये 8 लोगों के नाम है। विनायक दामोदर गोडसे जिनको फांसी की सजा हुई, दूसरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर जो जिनको बरी कर दिया गया था, इनके खिलाफ कोई सबूत मिला नहीं था, कहा जाता था कि यही
मेन जो है, जिनके पूरा मास्टरमाइंड बोलते हैं ना इसको, यही बंदा मास्टरमाइंड है, इन्होंने ही सब कुछ करवाया गया है। लेकिन सबूत कुछ मिला नहीं, किसी ने कुछ इनके खिलाफ गवाही ववाही भी नहीं दी, तो ये तो बच के निकल गए। अब नाथूराम गोडसे जिन्होंने मेन काम तो इन्होंने किया था, गोली चलाई थी, तो इन्हें तो फांसी की सजा हो गई। नारायण आप्टे, इन सर को भी फांसी की सजा हुई। ठीक है, शंकर किश्तैया, दत्ताराय पचूरे, विष्णु खरकरे, मदन लाल पहावा, गोपाल गोडसे, इन सबको सजा हुई उम्र कैद की। ठीक, तो ये लोग पकड़े गए थे। ये देखो मैंने कहा था ना, ये मदन लाल पहावा, इन्होंने 20 तारीख को एक और मिलकर अटैक करा था, एक पहले भी गांधी जी के ऊपर। अब मैं सिक्योरिटी की बात करूँ ना, सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई, उसमें इनका दोबारा चर्चा होगी। तो अब बात आती है कि वाई नाथूराम गोडसे असैसिनेटेड गांधी, मारा क्यों? ये भी तो सोचने वाली बात है ना, ऐसी क्या दुश्मनी हो गई इन लोगों की कि इन्होंने असैसिनेशन किया, मारा। तो इससे पहले इनके क्यों मारा इसकी बात करें, एक बार ये देख लेते हैं कि इनका बैकग्राउंड क्या था नाथूराम गोडसे का। तो इनका जन्म हुआ था 19 मई 1910 को। कहाँ पे हुआ था? बारामती में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, अब तो महाराष्ट्र है, उस समय पूरा क्या था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, ब्रिटिश इंडिया के अंडर था। 1910 में इनका जन्म हुआ था। और नाथूराम गोडसे जो थे हिंदू महासभा के मेंबर थे। हिंदू महासभा के मेंबर होने से पहले वो आरएसएस के मेंबर थे, लेकिन आरएसएस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट के चलते वो किस में आ गए थे, हिंदू महासभा में। और जब उन्होंने गांधी जी का असैसिनेशन किया, उससे काफी साल पहले तक वो आरएसएस को छोड़ चुके थे, और उस समय जब असैसिनेशन हुआ तब वो हिंदू महासभा के मेंबर थे। अब असैसिनेशन के बाद क्या हुआ, जो हिंदू महासभा थी उसको विलीफाई कर दिया गया, और जो आरएसएस थी उसके ऊपर टेम्पररी बैन लगा दिया गया, जो कुछ साल बाद हट गया था। तो अब इन्होंने मारा क्यों? तो हिंदू महासभा और जो ये नाथूराम गोडसे थे, इनके विचार में जो गांधी जी थे वो कुछ हद तक तो मुस्लिम्स हैं उनके फेवर में थे। इनको ऐसा था कि जो गांधी हैं वो मुस्लिम्स के फेवर में है, और इनकी वजह से जो हिंदू हैं उनको खतरा हो सकता है, या हिंदू को एक तरह से बिट्रे किया है, धोखा दिया है, ऐसा कुछ इनका थॉट प्रोसेस था। और सॉफ्ट कॉर्नर इनको लगता था कि जो पाकिस्तान है जिन्होंने अटैक किया हुआ है इस टाइम पे, और उनके तरफ इनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है, और मुस्लिम्स को बहुत ज्यादा ऐसा क्यों लगता था, कुछ गांधी जी के एक्शंस ऐसे थे उस टाइम पे जिस वजह से ऐसा किसी भी व्यक्ति को लग सकता था। अब गांधी जी ने ऐसा क्या एक्शन अपने ऐसे क्या दिखाए थे जिससे ऐसा लग रहा था कि वो कुछ ज्यादा ही फेवर कर रहे हैं। तो ऐसा हुआ था उस टाइम पे 1948 में। थोड़ा आगे चलते हैं। मैंने बताया ना कि असैसिनेशन हुआ, उसके बाद जो था हिंदू महासभा को विलीफाई कर दिया गया, और जो आरएसएस था उसके ऊपर टेम्पररी बैन लगा दिया गया। और नाथूराम गोडसे और हिंदू महासभा के मेंबर्स को ऐसा लगता था कि जो महात्मा गांधी हैं वो कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं पाकिस्तान की तरफ, और कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं मुस्लिम्स की तरफ, और हिंदुओं को एक तरह से धोखा दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों लग रहा था? तो था क्या, देखो फर्स्ट कश्मीर वॉर, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें फर्स्ट कश्मीर वॉर जो हुआ था 1947 से 48 के बीच में, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि फर्स्ट कश्मीर वॉर क्या था। तो फर्स्ट कश्मीर वॉर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1947 से 5 जनवरी 1949 के बीच में। तो उस समय जम्मू कश्मीर के जो राजा थे उनका नाम क्या था, राजा हरि सिंह। तो राजा हरि सिंह और कुछ और जो स्टेट थे वो सब मिलके इसमें अपनी जो स्टेट पुलिस थी उसका यूज करते हुए अपना युद्ध लड़ रहे थे। अब पाकिस्तान ने जो वहां मिलिटेंट ग्रुप था लश्कर, उसको कैप्चर करने के लिए भेज दिया कश्मीर कैप्चर करने के लिए लश्कर के मिलिटेंट्स को भेजा गया, जो मिलिटेंट्स मतलब आतंकवादियों को भेजा गया।
और जो जम्मू कश्मीर का पूंछ वाला जो वेस्ट साइड में पड़ता है, उसमें जो मुस्लिम थे, उन्होंने जो था एक अपराइजिंग कर दिया, मतलब खिलाफ हो गए एकदम से ही। तो वो संभाल पाना मिस्टर हरी सिंह के लिए थोड़ा सा, जो वहां के महाराजा थे उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो अब मुश्किल हो रहा है तो वो किसके पास जाएंगे, तो वो भागते भागते गए इंडियन गवर्नमेंट के पास। उस टाइम तक जम्मू कश्मीर इंडिया में मिला नहीं था, इंडियन के साथ मिला नहीं था। तो अब इंडियंस उस टेरिटरी में कैसे जा सकते हैं जो अभी इंडिया का पार्ट ही नहीं, अपनी आर्मी कैसे भेजे। तो उस टाइम पे क्या हुआ, क्या गया, हम आपकी ठीक है मदद करेंगे, बिल्कुल मदद करेंगे सर, आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करो। राजा हरि सिंह से बोला इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करो, जिसके तहत आप ये स्वीकार करते हो कि अब जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है वो इंडिया स्टेट का पार्ट होगा, तभी हमारी मिलिट्री वहां जाएगी। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया हरि सिंह के द्वारा, और इंडिया के बीच में जम्मू कश्मीर का विलय हुआ उस टाइम पे। फिर उसके बाद एयर लिफ्ट करके जो इंडियन ट्रूप्स थे वो उतरे श्रीनगर में, और वहां पे जो था युद्ध हुआ इंडियन आर्मी और मिलिटेंट्स के बीच। अब देखा है इंडियन आर्मी इन्वॉल्व है तो पाकिस्तानी आर्मी भी आ गई फिर। तो अब इसको देखते हुए जो उस टाइम पे जो झंडा फहरा रहे थे पीस का, यूनाइटेड नेशन, उसने मध्यस्थता कराई और सीज फायर फाइनली साइन हुआ। 1 जनवरी 1949 को सीज फायर कराया गया। मध्यस्थता किसने कराई? यूनाइटेड नेशन। तो ये देखो, ये कश्मीर वॉर की कुछ पिक्स है, कुछ फोटोज है कश्मीर वॉर की। और ये जो है ये है राजा हरि सिंह, ये देखो इन्होंने ये साइन किया है, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इसके बाद जो था इंडियन ट्रूप्स श्रीनगर में गए थे, और मेन जो पाकिस्तानी थे उनका मोटिव क्या था कि श्रीनगर पे जाके कब्जा करना है, जो जम्मू कश्मीर की कैपिटल थी वहां कब्जा करना है। लेकिन उन्होंने अपना बेस कैंप बना लिया, जो आज का पीओके वाला एरिया ना, बारामुल्ला वाला जो जिला पड़ता है, वहां पे उन्होंने अपना जो था बेस बना लिया और वहीं से जो था लड़ रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद जो था सीज फायर करा दिया गया 1 जनवरी 1949। तो अब देखो बात क्या हुई। 1948 के टाइम में कश्मीर में युद्ध चल रहा है, हिंदू मुस्लिम दंगे भी वहां पे चल रहे हैं, ठीक है। वहां पे जो मुस्लिम डोमिनेंट एरिया है वहां पे काफी तरह से वहां पे दंगे हो रहे हैं, और उसका असर, गांधी जी भी दिल्ली में है, उसका असर दिल्ली में और पूरे देश के कई क्षेत्रों में भी दिख रहा है। ऐसा आज भी होता है, किसी दूसरे क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं तो उसका असर पूरे देश पे दिखता है, पूरे देश में थोड़ी अशांति सी फैल जाती है। तो ऐसा ही था, दिल्ली में भी उस टाइम पे काफी अशांति फैली हुई थी। जो मुस्लिम्स थे वो मस्जिदों में, इन सब जगहों पे छुपे हुए थे डर की वजह से। तो इसी के चलते गांधी जी ने फास्ट करा, जो वो अक्सर किया करते थे, भूख हड़ताल। किस वजह से भूख हड़ताल करी? उन्होंने 7 शर्तें रखी, ये तो 5 हो गई, उन्होंने 7 शर्तें रखी, 7, ठीक है। अब वो 7 शर्तें क्या थी उनको अभी एक एक करके देखेंगे, ठीक है। और अब गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठ चुके हैं, क्यों बैठ गए वो अभी देखेंगे। गांधी read the dreadful news of the Kashmir war while at the same time fasting to death। जैसे ही कश्मीर की उन्होंने खबर सुनी कि वहां तो दंगे फसाद हो रहे हैं और उसका असर यहाँ पे भी था, वो गांधी जी को एकदम से अपना जो था, जो उनका मेन हथियार था जो हर बार यूज करते थे, टोटल उन्होंने 18 फास्ट करे अपने पूरी जर्नी में, अपने पूरे जीवन में उन्होंने 18 बार भूख हड़ताल पे बैठे और आमरण कई कई दिनों तक, महीनों तक। ये वाली तो जल्दी खत्म हो गई थी, 120 घंटे चली थी लास्ट। ये 18वीं इन्होंने भूख हड़ताल करी 120 घंटे तक, और उसके बाद मौलाना आजाद साहब से मिले और अपनी 7 शर्तें बताई। अब इनकी 7 शर्तें क्या थी तो उनको देखते हैं एक बार।
ये देखो, ये तो है हमारे मौलाना आजाद, जिनके सामने उन्होंने, गांधी जी ने अपनी 7 शर्तें बताई थी कि ये 7 शर्तें फुलफिल होंगी तो मैं अपनी भूख हड़ताल तोड़ दूंगा। और गांधी जी, ये रहे जवाहरलाल नेहरू, ये देखो सरदार पटेल के साथ मीटिंग चल रही है। देखो पहली शर्त क्या थी, द 100 odd mosques in Delhi converted into homes and temples should be restored to their original uses। मतलब जो मॉस्क्यूज और वगैरह थे वो उसको यूज करा जा रहा था एक तरह से शेल्टर की तरह, छुपने के लिए, या फिर कह देते वहां पे इकट्ठा हो रखे थे लोग। तो गांधी जी की पहली शर्त थी जो ये मॉस्क्यूज और टेम्पल्स है, इनका जो पहले यूज था पूजा पाठ करने के लिए उसको वैसे ही किया जाए। मुस्लिम शुड बी अलाउड टू मूव फ्रीली अराउंड ओल्ड दिल्ली, जो पुरानी दिल्ली का एरिया है वहां पे मुस्लिम्स फ्रीली घूम सके, उनको कोई कुछ ना कहे। ह्यूमैनिटी के तौर पे एकदम सही बात कर रहे हैं, लेकिन मेन दिक्कत ये थी कि एक इंसान की वजह से पूरे देश की राजनीति चले, ये भी कितने हद तक सही है ये तो आप डिसाइड करें खुद ही, मैं कौन होता हूँ डिसाइड करने वाला। कि एक व्यक्ति भूख हड़ताल पे बैठ गया है और वो कह रहा है कि ऐसे ऐसे होना चाहिए। अब एक व्यक्ति की जिद हट की वजह से, नाथूराम गोडसे ने भी अपने बयानों में कहा है कि गांधी जी काफी स्टबर्न हो जाते थे इन सब बातों को लेकर के। गांधी जी की अपनी कुछ, गांधी जी बोलते तो सारी बातें ठीक ही थे, लेकिन एक बात ये थी ना, एक व्यक्ति की वजह से पूरे देश की राजनीति को चलाना ठीक है या ठीक नहीं है, तो वो आप खुद उसको जज कर लेना। ठीक है, उनकी तीसरी शर्त क्या थी, नॉन मुस्लिम शुड नॉट ऑब्जेक्ट टू दिल्ली मुस्लिम रिटर्निंग टू देयर होम्स फ्रॉम पाकिस्तान। जो नॉन मुस्लिम्स यानी कि जितने भी हिंदूज थे उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए जो पाकिस्तान से मुस्लिम्स आ रहे हैं यहाँ पे। अब ये बात थोड़ी कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती है, क्योंकि यहाँ से जो मतलब थे वहां से लोग आ रहे थे हिंदू, बताया जाता है कि ट्रेनों में उनकी लाशें आ रही थी, और फिर उस सीन को देख करके यहाँ के लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा जो था बढ़ा हुआ था। अब गांधी जी बोल रहे हैं कि जब वहां से जो मुस्लिम से वो आए तो हिंदू कुछ ना करे, वो एथिकली देखा जाए तो कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन ह्यूमन इमोशंस को कोई कैसे कंट्रोल करता। तो लोगों को इस बात का भी थोड़ा बहुत गुस्सा था कि वो लोग तो हमें मतलब मार रहे हैं, और फिर गांधी जी ऐसा उनका सपोर्ट करे। तो यही गांधी जी के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि थोड़ा सा मुस्लिम्स की तरफ उनका सॉफ्ट कॉर्नर था, या पाकिस्तान की तरफ थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था। गांधी जी की बातें एकदम ठीक थी, जैसा गांधी जी ने बोला वैसा ही होना चाहिए था, लेकिन ह्यूमन इमोशन इस तरह से काम नहीं करता। जो आम आदमी की सोच होती है वो इस तरह से काम ही नहीं करती कि एकदम आदर्शों पे चल सके, कि नहीं नहीं उन्होंने, किसी ने हमारे साथ ऐसा किया तो हम उसके साथ वैसा ना करें। उसका रिएक्शन ऑब्वियसली आता है, जो आया भी। ऐसा नहीं कि गांधी जी के बोल देने से लोग रुक गए या दंगे फसाद नहीं हुए, मारकाट नहीं दबा के हुआ। ठीक है, डेटा है कि करीब 1 करोड़ 10 लाख लोग माइग्रेट हुए थे यहाँ से वहां से यहाँ। इसमें से 10 लाख लोग मारे गए या कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई उनके साथ। देख लो। अब चौथी शर्त बताई, मुस्लिम शुड बी अलाउड टू ट्रेवल विदाउट डेंजर इन ट्रेन्स। जो मुस्लिम्स है उनको, सारा जो था गांधी जी फेवर कर रहे थे मुस्लिम को। गांधी जी को लग रहा था कि मुस्लिम्स को ही खतरा है, लेकिन ऐसा नहीं था, दोनों तरफ से बराबर का ही चल रहा था। इधर से कोई किसी को मार रहा है, उधर से कोई किसी को मार रहा है, बराबर दंगे चले हुए थे उस टाइम पे। पार्टीशन के बाद से जो माहौल था देश का बहुत ज्यादा खराब चल रहा था। अब गांधी जी को इसलिए एक तरह से थोड़ा बनाया जाता है लोगों के द्वारा आरोपी, कि कहा जाता है कि ये इन्होंने एक तो देश का बंटवारा करा दिया,
ऊपर से मुस्लिम पाकिस्तान को 55 करोड़ देने के लिए बोल दिया, और मुस्लिम्स के फेवर में थे, हिंदुओं के उसमें थे, तो इस वजह से थोड़ा सा इनको देखा जाता है। लेकिन बात है मेरे हिसाब से तो गांधी जी की एथिकली एकदम करेक्ट ही थी। अब वो सही समय पे की नहीं की उन्होंने, वो जाने, लेकिन उन्होंने हमेशा जो उनके हिसाब से सही था उन्होंने वही किया। अब इतिहास उस बात को कैसे देखता है वो बात एक दूसरी है, लेकिन उन्होंने अपने टाइम पे वही किया जो उन्हें ठीक लगता था। अब जैसे उन्हें कोई बात पसंद नहीं आई, वो अनशन पे बैठ गए कि ये होना चाहिए वरना मैं मर जाऊंगा भूख से। अब जो राजनीति देश की उस टाइम पे इतनी कमजोर थी कि एक व्यक्ति के हिसाब से चल रही थी, बातें उनकी मान ली जाती थी। लेकिन अब 18वीं बार जब बैठे, 13 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक, 20 तारीख को गोडसे और वो जो पाहवा साहब थे उन्होंने हमला कर दिया। बम वहां पे इकट्ठा हो रखे थे एक पार्क में, फॉलो करा गांधी जी को। वो गांधी जी को सुनने के लिए तो आया करते थे काफी सारे लोग। तो एक बम फेंका भीड़ से हटके, ताकि उस बम की आवाज से भीड़ इधर भाग जाए। अब गांधी जी अकेले बचे हैं। तो जो इसमें दिया है मैंने अभी बताऊंगा, थोड़ा सा इसको सस्पेंस में रखो। अभी इनकी शर्तें चल रही हैं, क्या शर्तें थी, ठीक है। तो अब इनकी छठी शर्त थी, देयर शुड बी नो इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम, मतलब मुस्लिम्स के लिए कोई भी इकोनॉमिक बॉयकॉट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि राशन की दुकान पे कोई मुसलमान सामान लेने आए तो उसको सामान लेने से मना कर दिया कि जा तेरे को सामान देंगे, तेरे को हम कुछ भी नहीं बेचेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा उनकी एक शर्त थी। Accommodation of Hindu refugee in Muslim areas should be done with the consent of those Muslims already in these localities। मतलब जो हिंदू रेफ्यूजीज थे, अब थोड़ा सा हिंदूज के बारे में उन्होंने बोला कि accommodation of Hindu refugees in Muslim areas should be done, मतलब जो हिंदू रेफ्यूजीज वहां से आ रहे थे पाकिस्तान से, उन मुस्लिम एरियाज में भी उनको ठहरने दिया जाए, ठीक है, विद द कॉन्सेंट ऑफ दोज मुस्लिम्स ऑलरेडी, जो उस एरिया में मुस्लिम रह रहे थे उनके कॉन्सेंट के साथ। कॉन्सेंट मतलब इच्छा उनकी होनी चाहिए वहां पे उनके रहने में, जो हिंदू रेफ्यूजीज आ रहे थे पाकिस्तान से, ठीक है। इट वॉज गांधी जी 18th एंड लास्ट फास्ट स्टार्ट ऑन 13th of Jan 1948 और खत्म हुआ कब? 18 जनवरी 1948 को। 18 जनवरी 1948 को खत्म हुआ। अब देखो 18 तारीख को खत्म हुआ, 18 जनवरी को। अब डेट आती जा रही है पास इनके असैसिनेशन की। ये सब हो रहा था इतने टाइम से, लोग नाराज हो रखे थे, हिंदू सभा वाले नाराज हो रखे थे। और गौर से तो 1944 में भी एक बार इनको चाकू से मारने की कोशिश कर चुके थे। अब 1948 में, अब 18 तारीख को खत्म हुआ इनका फास्ट, 20 तारीख को फिर से इनके ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। तो देखो ऑन 20 जनवरी 1948 गोडसे एंड हिज कॉलीग्स फॉलोड गांधी टू अ पार्क में फॉलो करा इनको, वेयर ही वाज स्पीकिंग, जहाँ पे गांधी जी जैसे संबोधित करते थे, लोगों को बोला करते थे, तो वहां पे काफी लोग बैठे हुए थे। एक बम फेंका और वो मतलब दूसरी तरफ फेंका भीड़ से, ताकि भीड़ उधर छट जाए। और फिर उसके बाद गांधी जी अकेले मंच में बैठे, फिर गांधी जी के ऊपर बम फेंक दे और गांधी जी मतलब बम से फट जाए। लेकिन क्या हुआ, जो ये दिगंबर बगड़े साहब थे, बम नहीं फटा, थोड़े से ये डर गए और बिना बम फोड़े ही भाग गए। इनको सौंपा गया था ये काम दिगंबर बगड़े को कि भैया आप बम फेंको, गांधी जी को आप असैसिनेट करो। अब ये साहब क्या थे, थोड़े से डरपोक किस्म के आदमी थे, तो ये नहीं फेंक पाए, थोड़ा सा डर गए, भय खा गए और वहां से बिना बम फोड़े भाग गए। तो उस टाइम पे गांधी जी बच गए। 20 तारीख को हमला हुआ जो कि नाकामयाब रहा, उसमें गांधी जी को कुछ नहीं हुआ क्योंकि दिगंबर बड़गे साहब थोड़ा डर गए थे। ये दिगंबर बड़गे वही है, ये सरकारी गवाह बन गए थे, ये भी बच गए थे, इनको भी पकड़ा गया था, जो 8 लोग थे ना,
इनको भी पकड़ा गया था। ये सरकारी गवाह बन गए थे, सब चीज इन्होंने अपना कबूल करा और सबका बताया हाँ ये सब थे, और ये बच गए। 2 लोग बचे थे, दिगंबर बर्गड़े और वीडी सावरकर। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद थैंक यू हुआ। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। तो हमने एक एक करके इसमें देखा, गांधी जी की अर्ली लाइफ देखी और गोडसे के बारे में देखा, हिंदू महासभा क्यों नाराज थी इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करी। अगर आपको कुछ आपने नया सीखा है और आपको कुछ समझ में आया है तो वीडियो को प्लीज शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट वीडियो किसी ना किसी ऐसे ही किसी करंट के टॉपिक पे आएगी। और इसमें हमने जो था समझने की कोशिश करी इस मुद्दे को, पूरा क्या था उस समय, क्या हुआ था, असैसिनेशन क्या हुआ था, उनका सारा चीज देखने की कोशिश करी। थैंक यू सो मच, आपने अगर लास्ट तक वीडियो देखा है, और अगर वीडियो में कुछ गड़बड़ी हुई हो तो प्लीज कमेंट करके बता देना, और कुछ सीखा है, वीडियो अच्छा लगा है तो भी कमेंट कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।